करेक्ट। तो वो कौन सी 4-5 यूनिट थी जिन पे आपने कोर फोकस डाला? कोर फोकस सर बायोकेमिस्ट्री था, ठीक है, और सेल था, सेल सिग्नलिंग था, करेक्ट, और प्लांट फिजियोलॉजी करेक्ट। और जेनेटिक्स। और फॉर जेनेटिक्स, जैसा आपने कहा 5 यूनिट पढ़ी, तो जेनेटिक्स के लिए आपने कौन सी स्टैंडर्ड बुक तो यूज़ की? जेनेटिक्स में कई सारे बुक्स हैं। जेनेटिक्स में मैंने ऐसे एक बुक कोई प्रीफर नहीं किया था, Okay. क्योंकि उसमें नोट्स वगैरह उसमें उतना डिटेल्स में मैंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और सेल बायो अच्छे से बुक से पढ़ा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल PWIIT JAM and CSI नेट के ऊपर। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। वी हैव आवर स्टूडेंट सौम्या रंजन, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है इन CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज। तो सौम्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। एंड वेलकम टू PW। थैंक यू। आज हम आपसे काफ़ी सारी बातें कर रहे होंगे, काफ़ी सारी चर्चाएं कर रहे होंगे, जिससे स्टूडेंट्स भी आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले सके। और हम लोग लास्ट टाइम भी मिले थे एंड उस टाइम पे आपकी JRF रैंक जो थी वो थी 43। तो आपने एक बार JRF क्वालिफाई किया विद अ वेरी डिसेंट रैंक। 43 इज़ नॉट अ बैड रैंक, ऑब्वियसली आप भारत के 50 टॉप बच्चों में आए हैं। उसके बाद आपने दोबारा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? Sir, first of all, I'd like to thank you for this opportunity, and it is a very big honor and opportunity for me to share my journey with you. Thank you so much, sir, first of all. और मेरा जो फर्स्ट टाइम जो रैंक था 43 था, और उसके बाद मैं सोच रहा था और एक बार एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि हमारे MSc के टाइम उसी टाइम भी मोल्ड बायो और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो MSc में चल रहे थे, तो उसके साथ साथ और एक बार देने का सोच रहा था। और उस टाइम फिर मेरा जो सर्टिफिकेट था वो फर्स्ट अटेम्प्ट का, उसमें मेरा नाम गलत हो गया था, तो वो भी थोड़ा दिक्कत हुई। तो फिर और मोटिवेशन मिला कि और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट में नाम गलत था, उस चक्कर में आपने एक और बार एग्जाम दिया एंड यू क्रैक्ड इट रियली वेल। आप भारत के टॉप 10 बच्चों में आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। जी सर, थैंक यू। और कैसे अपने आप को संभाला? मतलब आपने एक एग्जाम दिया, आपने टॉप कर लिया, जस्ट बिकॉज सर्टिफिकेट पे नाम गलत आ गया, तो अपने आप को दोबारा से कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना और सारी चीज़ों को दोबारा एकदम जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करना, हाउ वाज इट पॉसिबल? मतलब हाउ यू मैनेज्ड? सर वो डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन जब वो MSc में फिर से वही बोलूँगा कि हमारे जो सिलेबस है वो मतलब उससे मैच कर जाता है, तो और अगर उससे अच्छे से पढ़ना है तो क्लासेस और बुक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वो पढ़ना तो होना कहीं, मतलब कैसे भी करके पढ़ना तो ही था। तो फिर उसी से फिर और अच्छे से पढ़ाई किया, बुक से और लेक्चर्स वगैरह नोट्स जो भी था उसी को फिर दोबारा रिवाइज किया। डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया और अच्छे से तो हो गया सर फिर। ग्रेट। और मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी सौम्या ने अपनी मास्टर्स पास आउट नहीं करी है, मतलब मास्टर्स पास करने से पहले ही 2 बार ये JRF को क्रैक कर चुके हैं, ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक्स में आ चुके हैं और अभी अपनी डिसर्टेशन सबमिट करने वाले हैं इन अ फ्यू मंथ्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उससे पहले ही आपके हाथ में एक अच्छी सीट है एंड यू कैन गो इनटू रिसर्च। तो आपको रिसर्च में जाने का मन था शुरू से ही? शुरू से सर तो नहीं था, लेकिन मेरा पहले तो था कि डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करके, तो नीट नहीं हुआ, फिर इस फील्ड में आ गया। सिंस मैं नीट के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, तो यू सीम टू बी अ वेरी बिग मोटिवेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि अगर हमारा नीट में नहीं हुआ तो कुछ अच्छा नहीं रखा है लाइफ में। तो मैं आपको सौम्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने नीट की तैयारी भी फिजिक्स वाला से करी थी, मतलब फ्री बैचेस से ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे हमारा शायद कोई पेड बैच चलता नहीं था। तो अलग सर के जो विंटेज वाइट बोर्ड वीडियोस हैं उनसे इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है और उससे इन्होंने अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी। बट नीट में अनफॉर्चुनेटली इनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, लेकिन आज ये एक साइंटिस्ट बनने की कगार पे खड़े हैं। अगले 6 महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको एक बहुत अच्छी PhD सीट अलॉट हो और उसके बाद ये रिसर्च में अपना बहुत अच्छा सिक्का जमा सकें। तो आप अभी जो डिसर्टेशन कर रहे हो उसका टॉपिक क्या है और हाउ यू फील अबाउट दैट टॉपिक, कि आप उसको आगे करना चाहोगे? और सर मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो हमेशा सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड रहा है, और अभी हमारा जो डिजिटेशन चल रहा है वो साइनोबैक्टीरिया में रेगुलेटेड सेल रिलेटेड है। तो और अभी उसमें पेपर्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, और रेगुलेटेड सेल डेटा से पहले से पढ़ भी रखा हूँ मैं सेल बायो से। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें, तो उसी में रिसर्च करना चाहूँगा। ग्रेट। और आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहोगे? अगर आपको एक मौका दिया जाए कि 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताइए जिनमें आपको PhD सीट अलॉट हो, तो यू विल फील वेरी हैप्पी। सर अभी BHU और IISc, आइजर और NIPGR। बढ़िया, ऑल दीज आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। और BHU में तो अभी आप हैं भी, तो शायद आप इसीलिए उसको उसका नाम ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। BHU इज़ अ लवली यूनिवर्सिटी और वहाँ से
पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का CSR हो जाता है। BHU का सिलेबस इज सो वेल डेवलप्ड। सर BHU में एमएससी करने में वो काफ़ी हेल्प हुआ है मेरे को। अगर BHU में नहीं होता तो फिर मैं शायद नहीं कर पाता। करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज का करिकुलम अगर पैरेलल हो CSR के साथ तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड BHU का सिलेबस इज वेरी मच पैरेलल टू CSR। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज मिलती है कि आप CSR में जो पढ़ रहे हो वही आप यू नो यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयार कर रहे हो, तो दो जगह सेम काम हो जाता है। आप ये बताइए कि लेट्स से अगर अभी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी अगर आपका CSR नहीं हुआ होता तो आप किस तरीके से इस सिचुएशन को देखते हैं एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? सर अगर मेरा CSR अभी तक नहीं हुआ होता तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा होता, क्योंकि अभी तो एमएससी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी ट्राई कर रहा होता, फिर एमएससी के बाद भी और एक बार भी ट्राई कर रहा होता। ग्रेट, मतलब आपका रिसर्च के लिए जो पैशन है दैट इज रियल पैशन, आप उसको परस्यू करते फॉर नेक्स्ट 1 ईयर एटलीस्ट, आप 2 अटेम्प्ट और लगाते हैं। यस सर। करेक्ट। एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम लोग फेस करते हैं एज टीचर्स ऑफ CSR नेट, वो ये है कि आउट ऑफ 13 यूनिट्स सबका इस पे अलग अलग टेक है, क्योंकि आपने 2 बार JRF क्वालिफाई किया है एंड बहुत अच्छी रैंक्स के साथ किया है, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा इस चीज़ को आंसर करने के लिए। तो आपने जेन्युइनली कितनी यूनिट्स पढ़ी थी एंड क्या हम ये जो मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि सारी यूनिट पढ़नी चाहिए, सारी यूनिट नहीं पढ़नी चाहिए, आपका उस पर क्या टेक है? तो जेन्युइनली अगर बोलूँगा मैं तो अच्छे से प्रिपेयर किया था जिनको, तो 4 या 5 यूनिट होंगे, और बाकी जो क्लासेस मैंने किया था और BSc में जो भी मतलब बेसिक जो नॉलेज होता है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं मतलब उसमें। और जेन्युइनली अगर बोलूँगा तो 4-5 यूनिट अच्छे से मैंने किया था, और उनमें से 2-3 मैंने बुक स्टैंडर्ड बुक से मैंने अच्छे से पढ़ा था। और स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें से काफ़ी जो उसमें जो स्टोरी से शुरुआत होता है, वो जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं, तो बेसिक मतलब बायोकेमिस्ट्री भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें जेनेटिक्स या फिर सेल बायो रिलेटेड भी टॉपिक्स आ जाते हैं, तो उसमें कवर ज़्यादा हो जाता है, और लैंग्वेज समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो वो कौन सी 4-5 यूनिट थी जिन पे आपने कोर फोकस डाला? कोर फोकस बायोकेमिस्ट्री था, ठीक है। और सेल था, सेल सिग्नलिंग था, करेक्ट। और प्लांट फिजियोलॉजी, करेक्ट। और जेनेटिक्स। बढ़िया, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं आपने लगभग 50-55-60% सिलेबस कवर कर लिया, बिकॉज ये बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। मॉल बायो, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दे मेक्स अ बिग चंक ऑफ द सिलेबस। सर मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो Correct. बहुत मतलब पूरा बायोलॉजी को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है उसमें। हालांकि वो मतलब जो यूनिट है थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें अगर समझ लेते हैं तो बाकी जो यूनिट उतने समझने में कोई दिक्कत होता नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है। करेक्ट। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर क्रैकिंग इट? अब आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगला कोई भी अटेम्प्ट देंगे JRF का, अब आपका सर्टिफिकेट पे नाम भी ठीक है और अब रैंक भी टॉप 10 में आ चुकी है, तो अब ये जो एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है, या एक कह सकते हैं कि एक फीलिंग ऑफ वन स्टेप फॉरवर्ड है कि अब आप इस चीज़ से थोड़ा ऊपर उठ के सोचेंगे, ये कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन? सर रिजल्ट से पहले तो आंसर किया गया था, तो आंसर की मैंने जब मैच किया तो जब मार्क्स देखा तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मेहनत मैंने किया था उससे लास्ट 2 महीने, वो फिर बहुत मतलब लगा कि हाँ वो मतलब बहुत अच्छा, बहुत खुश लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी कोई रेग्रेट नहीं है पीछे का, नहीं नहीं, है ना? मतलब आप लाइफ में अभी खुश हो और अब अपने आप को आगे जाता हुआ देखते हो, तो पीछे की चीज़ें फेड होती रहती हैं विद टाइम। यस सर, अभी बहुत खुश हूँ, और अभी मैं चाहता हूँ कि जितना मैं टाइम अपना डिजर्टेशन को दे सकूँ उतना दे सकूँ, बहुत मतलब जितना भी हो सके टाइम उतना दे सकूँ, बहुत रिलैक्स। बढ़िया। डिजर्टेशन एक्चुअल में आपको रिसर्च करना सिखाती है, Yes. तो अगर आप उसमें बहुत अच्छा चमक जाएंगे तो इट विल हेल्प यू आउट इन योर PhD ऑल्सो। आपको SOP बनाने में भी हेल्प मिलेगी और आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी एक हेल्प मिलेगी, जो कि आपकी PhD एडमिशन में आपको बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दीज आर प्री रिक्विसाइट्स। तो आई विश यू ऑल द लक। आप बहुत अच्छी PhD करें और देश का नाम रोशन करें, बिकॉज वी इंडियंस नीड रिसर्चर्स लाइक यू, है ना? यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रिसर्च में जाते हैं और उसे परस्यू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, और आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर वो ज़ील है। तो आई रियली विश यू लक। और कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें जो CSR के लिए तैयारी कर रहे हैं? एनी 2-3 मैसेजेस? जूनियर्स को सर ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर उनका गोल है कि रिसर्च में जाना है तो वो अपने जो बेसिक्स हैं वो तो क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक्स, और उसके साथ साथ जो टेक्निक्स वगैरह हैं वो तो मतलब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके हम लोग अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। और अपना जो इंटरेस्ट है उसको समझने के लिए टॉपिक को समझने के लिए भी और भी नॉलेज चाहिए होता है, तो जो पढ़ेंगे उसके लिए तो वो अपने आप CSR नेट हो जाएगा, और वो पहला स्टेप है। फिर उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और रिसर्च में और करने पे तो उससे और भी कई गुना मेहनत करना पड़ेगा उसमें। करेक्ट। आप कितना टाइम देते थे पढ़ाई के साथ साथ?
टाइम सर मैं इसे गिनता नहीं था, मेरे को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। उसमें एक बार वो पढ़ता था तो मतलब टाइम का कोई पता नहीं रहता था। ऐसे ही मैं मतलब थोड़ा ब्रेक लेता था, फिर शुरू हो जाता था। और ब्रेक कभी-कभी लेना भी नहीं पड़ता था क्योंकि इंटरेस्टिंग इतना टॉपिक्स होते हैं कि उसमें हालाँकि शॉर्ट नोट भी बनाता रहता था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आया तो उसको शॉर्ट करेक्ट। में लिखता था। कोई स्टैंडर्ड बुक जो आप स्टूडेंट्स को एकदम बताना चाहेंगे कि ये तो पढ़िए ही, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आप लेनिंजर के ऊपर कुछ नहीं देखते, दैट्स यस। बाइबल फॉर बायोकेमिस्ट्री, तो ऐसी कोई बुक जो आपको लगता है कि फॉर सेल बायोलॉजी, बिकॉज देयर आर अ लॉट सर ऑफ बुक्स इन मुझे मार्केट। जो बुक बहुत अच्छा लगा सेल बायोलॉजी रिलेटेड, उसमें जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय हार्वे लोरिस, वो बहुत ग्रेट। अच्छा लगा। उसमें से हर टॉपिक में जो एक्सपेरिमेंट वगैरह से वो मतलब वो चीज़ें समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो जेनेटिक्स भी समझ में आ जाता है उसमें, ग्रेट। और वो बहुत ही अच्छा बुक है। और फॉर जेनेटिक्स, जैसा आपने कहा 5 मिनट पढ़ी, तो जेनेटिक्स के लिए आपने कौन सी स्टैंडर्ड बुक तो यूज़ करी? जेनेटिक्स में कई सारे बुक्स हैं। जेनेटिक्स में मैंने ऐसे एक बुक कोई प्रेफर नहीं किया था ओके। क्योंकि उसमें नोट्स वगैरह उसमें उतना डिटेल्स में मैंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ राइट। बायोकेमिस्ट्री और सेल बायो अच्छे से बुक से पढ़ा। ग्रेट। एंड दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होती है, यस फिजियोलॉजी में सर। भी बायोकेमिस्ट्री रिपीट होगी, सेल रिपीट होगा, हाँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी रिपीट होगा, तो अल्टीमेटली इट क्रिएट मोर सेंस कि जो एकदम फंडामेंटल है हम लोग बायोलॉजी में उसको सबसे पहले करें। एक सवाल बहुत ऑड है, बट अगर लेट्स से आप किसी स्टूडेंट को देखते हैं जो सिर्फ पीडब्ल्यू का कोर्स ले रहा है, बिकॉज यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, हम लोग पिछली बार भी मिले थे जेआरएफ के बाद, तो अगर कोई सिर्फ कोर्स देखता है, जो टीचर्स बता रहे हैं वो कर लेता है, जितना टीचर्स डीपीपी दे रहे हैं उसको सॉल्व कर लेता है, देन उसका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में? यस सर, अगर डेडिकेटेड हैं और गोल है कि क्रैक करना है तो जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उसका अगर समझ जाएँ और जो भी नोट्स है अगर रिवाइज़ करते रहें रेगुलरली, तो रिवाइज़ तो करना पड़ेगा रेगुलरली, तो आराम से हो जाएगा। करेक्ट, मतलब स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन है तो कंटेंट हमारे पास सफिशिएंट है, दैट यस कैन सर। गिव लेवरेज। बहुत सफिशिएंट, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टली उसी से ही आते हैं क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सर पढ़ाए थे, देवाशीष सर, वैशाली मैम और आशीष सर, उसी से ही आते हैं क्वेश्चंस। लाइक बेसिक लेकिन क्लियर होना चाहिए, वो हो जाएगा। करेक्ट। और आपके फेवरेट टीचर कौन थे जिन्होंने आपको कुछ ऐसी यूनिट पढ़ाई हो जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि हाँ यार इस चीज़ में तो बहुत मज़ा आ गया? देवाशीष सर। देवाशीष सर। सर उनके जो पहले लेक्चर थे एचडीएस पेज रिलेटेड, तो उसमें सेकंड अटेम्प्ट में जो दिया था वो पहले क्वेश्चन मेरे उसी रिलेटेड था, तो बढ़िया। वो बहुत अच्छा था। ग्रेट। सो इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू यू, एंड आई होप कि सारे के सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे होंगे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी कि जस्ट एक स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी मतलब आपने अपनी रैंक को इतना इंप्रूव किया, विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। मतलब कोई और भी होता तो इतना दोबारा एफर्ट लगाना, इट डजंट क्रिएट मोर सेंस टू एनीवन जो कि उस चीज़ से गुजर चुका है ना, बहुत टफ होता है। लेकिन आपने फिर भी 6 महीने इस एग्जामिनेशन को दिए एंड अपनी रैंक आपने इंप्रूव करी, और इतनी इंप्रूव करी कि आप ऑल इंडिया टॉप 10 लोगों में आ गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, एंड आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। और खासकर अपने उन सारे बच्चों के लिए जिनको हम नीट की तैयारी कराते हैं, कि जो लोग सोचते हैं कि कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है या कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इसके बाद, उनके लिए आप जेन्युइन मोटिवेशन बनेंगे कि अगर आप थोड़ा सा और हटके अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, देन यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड CSIR NET JRF, एंड अल्टीमेटली इफ़ यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन तो वो भी आपकी तरह एक अच्छी सीट ले सकते हैं, एंड अल्टीमेटली दे कैन बिकम अ गुड साइंटिस्ट। सो बीइंग अ रिसर्चर और बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। आपके लिए इस पूरी जर्नी में स्टार्टिंग फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था जिस टाइम पे यू थॉट कि आई वाज जस्ट अबाउट टू गिव अप? सर मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट पॉइंट ये था कि जब मैं मतलब पहले तो बीएससी के टाइम घर में था, तो बीएससी में फिर जब एमएससी में मतलब बीएचयू में आया तो हॉस्टल को आ गया था, तो फिर हॉस्टल में उतना दूर घर से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस टाइम मेरे मतलब घर से तो दूर ही था, और वो मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज़ मेरा था जैसे कि ड्राइंग वगैरह या फिर फुटबॉल खेलना, वो सब भी काफ़ी छूट गया था और बहुत मिस कर रहा था मैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो। और फिर उसको मैंने मतलब अपने मोटिवेशन से मतलब बोले कि अगर इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इससे और अच्छे से लगना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इसमें जो भी एनर्जी जो भी मोटिवेशन है सारे चीज़ सर को दे देना है। मतलब अभी तो उस टाइम पहले था तो सारा एनर्जी इसी में लगा था ना, क्रैक जैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया क्रैक। ग्रेट भाई। तो कभी ऐसा लगता था कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ जो काम घर पे रहते हैं तो पता नहीं लगता? मैं भी घर पे रहता था, आई वॉज अ डे स्कॉलर, तो आइडिया नहीं लगता कि कपड़ा धुल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, तो देयर वर सम थिंग्स जो कि हम लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मली होता होगा, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तो पता लगता है कि हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपका टाइम जाता था इस चीज़ में अच्छा खासा? इसमें सर हाँ, जाता था इसमें टाइम, और कभी जब टायर्ड वगैरह लगता था तो मैं ज़्यादातर सो भी जाता हूँ, तो मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग और रिचार्जिंग लगता है।
और कभी कभी स्पोर्ट्स वगैरह भी देख लेता हूँ, तो ये थोड़ा मोटिवेशन देता है। करेक्ट है, बट अल्टीमेटली यू मेड इट बिग, और उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ है नहीं। अगर आपका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो आई थिंक वो सारे सेक्रीफाइसेस कहीं ना कहीं अच्छे के लिए काउंट हो जाते हैं। एंड आई थिंक वही हमारी जर्नी को और खूबसूरत बनाता है। अगर सब कुछ स्ट्रीमलाइन चल रहा है, सोच के मुताबिक चल रहा है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ मज़ा है। तो आपने जो स्ट्रगल किया है अपने स्टूडेंट फेज़ में और उसका आपको फल मिला है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड वो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये इंटरेक्शन करके। तो आई विश यू ऑल द लक, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनिए एंड देश का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म PW। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप हमें से इंस्पिरेशन जैसे रहे हैं। नीट के फेलियर के बाद वो जो वीडियो देखे थे आपके, तो हमें से इंस्पिरेशन जैसे रहेगा वो। थैंक यू भाई। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।